ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोमरफील्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर मॉडल। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट सेक्शन में बता दिया था। अब सबसे पहले देखो, सोमरफील्ड का एक्सटेंशन का मतलब क्या है। इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन कुड मूव ओनली इन सर्कुलर ऑर्बिट। बोर ने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो केवल किस में मूव करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ये रेस्ट्रिक्शंस इस पे लगा दिया था बोर ने, ठीक है। Moreover, in spite of the striking numerical agreements, the Bohr's model could not explain the fine structure. अब fine structure होती क्या है वो बाद में बताएंगे आपको, मतलब आगे आ जाएगा। तो दो कमियां पता चल गई। एक तो बोर ने कहा था कि सर्कुलर के अलावा कोई और शेप में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, जबकि हकीकत ये है कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी मूव करता है, जो कि हम आगे प्रूव करेंगे। सेकंड है कि बोर मॉडल जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, सोमरफील्ड थ्योरी ने कर दिया था, ठीक है। द फाइन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, ये होता है क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन इनटू सेवरल क्लोज डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर इक्विपमेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन। हमने लाइमन सीरीज पढ़ी थी, हमने बामर सीरीज पढ़ी थी, वहां पर जो लाइनें हमें वन वन दिख रही थी, जब हाई रिजोल्यूशन के इक्विपमेंट से इनको देखा जाता है तो ये और छोटी छोटी लाइनों में डिवाइडेड होती है, इन्हें कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर। तो बोर इनको नहीं समझा पाए थे। ओके, दिस मीन्स दैट ईच बोर्स एनर्जी लेवल, हर बोर का जो एनर्जी लेवल है वो और कंपोनेंट में आगे डिवाइडेड हो सकता है। यानी कि बोर लेवल अगर एक बना है तो हो सकता है कि ये आगे जाके बहुत सारे लेवल में होगा, ताकि ट्रांजिशन एक लेवल से भी हो सकता है, दूसरे लेवल से भी हो सकता है, तीसरे लेवल से भी हो सकता है, जबकि बोर ने ये कहा था कि ये इसी लेवल से दिखाई देगा। तो हमें एक लाइन ही मिली थी तो हमने देख लिया था एक ही लेवल से आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो एक लेवल आगे बहुत सारे लेवल में डिवाइडेड होता है और वहां से इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसलिए हमें वो बहुत सारी लाइंस जो है वो मिलती है, वो आगे जाके फाइन स्ट्रक्चर में क्लियर हो जाएगा। बट अभी आपको कमी समझ में आ गई कि मेन दो कमियां हैं। एक तो बोर के अकॉर्डिंग सर्कुलर ऑर्बिट ही था सिर्फ, जबकि अभी हम देखेंगे इलिप्टिकल भी पॉसिबल है। सेकंड, फाइन स्ट्रक्चर में यानी कि एक लेवल की और बहुत सारी लाइंस हमें स्पेक्ट्रम में दिखी थी, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सोमरफील्ड ने अटेम्प्ट किया था इनको एक्सप्लेन करने का। तो सोमरफील्ड इन 1916, in an attempt to explain the fine structure, extended Bohr's model by assuming that electron could move in elliptical orbit also. तो सोमरफील्ड ने बोला था कि elliptical orbit में भी मूव कर सकता है, in addition to circular orbit, मतलब सर्कल तो रहेगा ही पर इलिप्स भी पॉसिबल है। He evaluated the size and shape of the allowed elliptical orbit as well as the total energy of an electron moving in such orbit, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड, अगर वो इलिप्स पे मूव कर रहा है तो इलिप्स का डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होगा। सो लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, चार्ज -e है, मूविंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और किस न्यूक्लियस पे है, उस पे न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, +Ze। तो Ze को कहाँ डालेंगे, रिमेंबर वन थिंग, अगर सर्कल पे होगा तो न्यूक्लियस कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, लेकिन इलिप्स पे होगा तो हमारे पास सेंटर पे नहीं होगा। आप जानते हैं इलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक यहाँ पे फोकस होता है और यहाँ पे फोकस होता है। तो न्यूक्लियस कहाँ पे रह सकता है, किसी भी एक फोकस पे रह सकता है। तो हमने अभी न्यूक्लियस को जो है वो कहाँ पे माना है, इस वाले फोकस पे माना है, यानी कि यहाँ पर भी एक फोकस है, न्यूक्लियस वहां पर भी हो सकता था, बट हमें फॉर द टाइम बिंग हम इसको यहाँ मान रहे हैं। द इंस्टेंटेनियस पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा। तो किसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे है, और किसी टाइम पे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, r और थीटा है। तो r कौन सी डिस्टेंस होगी और थीटा कौन सा एंगल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम जानते हैं कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे है और ओरिजिन यहाँ पे है, तो पार्टिकल को ओरिजिन से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी डायरेक्शन में आपका क्या आता है, r। तो न्यूक्लियस जो है वो हमारा ओरिजिन है, तो न्यूक्लियस से आप इलेक्ट्रॉन को मिलाइए और जो आपको लाइन मिल रही है वो लाइन तो आपके पास जाएगी, उसकी कौन सी क्या जाएगी, आर होगी, तो वो तो उसका आर वेक्टर हो जाएगा, आर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। थीटा आपके पास आपने देखा होगा कि जो ये आर होता है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे थीटा कहते हैं। तो थीटा यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, तो आर और थीटा आई होप आपको क्लियर हो गया। अब पार्टिकल मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी, जब पार्टिकल यहाँ होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी। सिमिलरली हमारे पास जहाँ पर पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी किधर है, इस साइड में उसकी वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में अगर क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, करेक्ट। अगर मान लीजिए आपके पास ये दो एक्सिस है, अगर कोई वेक्टर इधर जा रहा है तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा। तो वेलोसिटी इधर है तो एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, करेक्ट, और एक इसका हॉरिजॉन्टल होगा। तो इसी तरह से इस v के दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है
और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट ये है। अब क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं दूसरे वाले कलर से एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है वो बिल्कुल आपके आर की डायरेक्शन में ही है। तो अगर आर के डायरेक्शन में ही आपको वेलोसिटी लेनी है तो आर के ऊपर क्या लगा देना है, डॉट। आर डॉट की किसको रिप्रेजेंट करता है, डी आर बाई डी टी को। तो ये आपकी जो वेलोसिटी है इसको इन्होंने लिख रखा है आर डॉट, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है, आर की डायरेक्शन में है। तो जाहिर सी बात है कि और हमेशा जिस तरह से एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है एक्स डॉट, और अगर वाई डायरेक्शन में लेते हैं तो दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर आर डॉट आपने एक वेलोसिटी ले ली है तो दूसरी वेलोसिटी जो आएगी वो कौन सी आएगी, थीटा डॉट आएगी, और वो वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अगर आपने आर इस डायरेक्शन में ले लिया तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ये परपेंडिकुलर जो यहाँ पे आ रही गलत, ये आपके पास यहाँ पर, सॉरी मैं बताऊंगी ये आर थीटा डॉट कैसे हुआ अभी। आप बस इसकी परपेंडिकुलर वेलोसिटी समझ लीजिए। अब ये परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है वो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला इन्होंने लिखा है आर थीटा डॉट, वो भी पता चल जाएगा आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मतलब ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और थीटा डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। एनीवेज अपन को समझ में आ गया कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। अब इन दोनों के नाम आपने 11th 12th में पढ़ रखे होंगे। एक आपने पढ़ रखा होगा रेडियल वेलोसिटी, तो एक रेडियल वेलोसिटी जो आर डॉट हो गया, और एक आपकी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, एक आपकी है टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास कितना आएगा, चलिए आगे जैसे भी आ जाएगा, प्लेन आर और थीटा हो जाएगा, और ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब पी आर और पी थीटा हमारे पास रेडियल और एंगुलर मोमेंटम है। तो लास्ट लेक्चर में हमने विल्सन सोमरफील्ड क्वांटाइजेशन रूल पढ़ा था। तो अगर अपन लगाते हैं तो पी आर डी आर हो जाएगा, उसको हम एन आर एच के इक्वल लिख देते हैं, और पी थीटा डी थीटा जो हो जाएगा उसे के एच के लिख देते हैं। एन आर भी एक इंटीजर नंबर है, पता नहीं अभी क्या है, और के जो है वो भी इंटीजर नंबर है, पता नहीं है, लेकिन सोमरफील्ड ने इन दोनों को नाम दे दिया, एनआर और के आर इंटीजर। एनआर को उन्होंने बोला है रेडियल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो आप देख पा रहे हैं आर और पी आर से कनेक्टेड है, तो वो रेडियल क्वांटम नंबर हो गया। और जो थीटा वाला क्वांटम नंबर है उसे कह दिया गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नाउ द सेकंड इंटीग्रल इज इजीली इवेल्युएटेड। सेकंड इंटीग्रल को हम बहुत आसानी से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि पी थीटा कांस्टेंट होता है, जो कि पिछली बार किया था अभी लास्ट लेक्चर में। तो पी थीटा बाहर आ जाएगा और डी थीटा की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, तो पी थीटा की वैल्यू के एच अपॉन 2 पाई आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें करना है फर्स्ट इंटीग्रल को इवेल्युएट। तो हम जानते हैं कि जो पी आर होता है वो सिंपली रेडियल यानी लीनियर मोमेंटम होता है, तो वो कितना हो जाएगा, एम वी या एम आर डॉट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम आर डॉट। और पी थीटा आपके पास कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होता है, आई ओमेगा होता है, यानी कि एम आर स्क्वायर, और ओमेगा कितना होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो इसको आप लिख सकते हो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, m को मल्टीप्लाई अपन ने किया है r डॉट से, और यहाँ m को मल्टीप्लाई किया है हमने r स्क्वायर थीटा डॉट से, करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पी आर और पी थीटा जो है वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएंगे। अब हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट भी आपको देखने पड़ेंगे। तो अब आप थोड़ा सा 11th और 12th क्लास के कंसेप्ट याद कीजिए। आपने रेडियल वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी का वो कंपोनेंट पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट पढ़े होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर होता है वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है, और आर थीटा डॉट जो होता है वो एंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। इसलिए यहाँ पर डायग्राम में वापस देखिए कि इन्होंने जो लिखा है यहाँ पे, अब समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे आर थीटा डॉट एक्चुअली उसका एंगुलर कंपोनेंट है, और आर डॉट उसका रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आ गई। चल सकते हैं आगे। इसको उससे कंपेयर मत करना कि ये mv है तो यहाँ पर ये भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है टोटली। हमारे पास ये वो होता है r क्रॉस p होता है, ये आप समझ जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये होता है r क्रॉस p होता है, लीनियर मोमेंटम हमारे हमेशा हमारे पास आता है। तो अगर इस p में लेते हैं mv तो एक m और r अलग से आएगा, तो इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, mr बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर आपके पास क्या बचता है, r थीटा डॉट, जो कि डायग्राम में दे रखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एंगुलर मोमेंटम में r क्रॉस p की वजह से हमने mr को अलग लिखा है और r थीटा डॉट को अलग लिखा है। तो r थीटा डॉट आपका क्या है, एंगुलर कंपोनेंट है। चलिए, अब पोलर इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा होगा। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, पोलर फॉर्म में होती है इलिप्स की इक्वेशन। डेरिवेशन में नहीं करवाऊंगी, गूगल पे जाइए, लिखिए डेरिवेशन ऑफ पोलर इक्वेशन फॉर द इलिप्स, आ जाएगा इसका डेरिवेशन। ठीक है, सो 1/r इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 1/a 1 माइनस एप्सिलॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। जहां पर ध्यान रखना ये रिजल्ट इलिप्स के लिए होता है
बी बाय ए जो होता है रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन करता है। ये सब इलिप्स की ज्योमेट्री के रिलेशन है, ज्योमेट्री में प्रूव्ड है। इनका ये नहीं है कि हमने अलग से यहाँ पे लिए हैं, ये इलिप्स की ज्योमेट्री, यानी मैथ्स में जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें इलिप्स के अंदर ये सारे फॉर्मूले आते हैं आपके पास। ओके, ये रेशो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन 4 को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका आर का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, पर क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी आर बाय डी थीटा लगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा, और राइट हैंड साइड में आप देखिए 1 अपॉन ए जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज कांस्टेंट आ गया। 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट आ गया। 1 जो है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपके पास में, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन एज इट इज है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। तो एक माइनस ऑलरेडी है, एक cos थीटा का आ जाएगा, तो पॉजिटिव एप्सिलॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट करेंगे, या फिर पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को लिख रही हूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं उसका डेरिवेशन आई विल शो यू। तो ये हमारी एक्चुअल, ये हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन है, ठीक है, और ये वाली इक्वेशन भी हमें ऊपर से मिल चुकी है। ये दो तो हमें अभी अभी मिल चुकी है, वीडियो बैक करके देखना। तो सबसे पहले यहाँ से अपन r की वैल्यू निकालेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बाय a जो है a ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, और 1 माइनस एप्सिलॉन cos थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया r की वैल्यू। यहाँ से अपन क्या करेंगे, माइनस को सबसे पहले इधर भेज दो, और आर स्क्वायर है उसमें से एक आर को तो लेफ्ट हैंड साइड में रहने देते हैं और एक आर को राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, माइनस का आर राइट हैंड साइड में चला गया, बाकी ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ माइनस को एज इट इज रहने दो, और आर की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इस जगह से रखेंगे। तो ये आर की पूरी वैल्यू जो है वो उठा के यहाँ पर पुट कर दी, ये आर की वैल्यू यहाँ पे कर दी, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का ये एज इट इज यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, इसको लिख लिया, पोज करके आराम से इसको आप समझ लीजिए। अब हम कैंसिल आउट करते हैं, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, अर्थ से 1 माइनस एप्सिलॉन, माइनस एज इट इज रहेगा, ऊपर हमारे पास बच रहा है एप्सिलॉन साइन थीटा, और नीचे हमारे पास बच रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है 1 बाय आर डी आर बाय डी थीटा। और ये रिलेशन जो है वो मैं अभी आपको शो कर देती हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल चुका है। दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो इधर जो स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारे पास स्क्वायर ये हो गया, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, और स्क्वायर से हमें ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पी आर की वैल्यू कितनी होती है, एम आर डॉट। एम आर डॉट को क्या लिख सकते हैं, एम डी आर बाई डी टी। एम डी आर बाई डी टी को और क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी से डी थीटा कैंसिल आउट हो चुके, वापस डी आर बाई डी टी ही आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पर मिल गया। इसके बाद m और dr बाय डी थीटा को तो एज इट इज रखते हैं, और इस d थीटा बाय डी टी को क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट लिख सकते हैं। अब हम pr की वैल्यू निकालते हैं। pr की वैल्यू निकालने के बाद इस dr बाय डी थीटा को तो एज इट इज, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास pr है तो इसको रहने दीजिए pr। राइट हैंड साइड में आपके पास कितना है, केवल इस dr बाय डी थीटा को लिख रही हूँ एक बार, तो dr बाय डी थीटा, साथ में क्या मिल रहा है, m थीटा डॉट, m थीटा डॉट। अब m थीटा डॉट की वैल्यू कहां से निकालनी है, p थीटा से। तो याद कीजिए कि p थीटा आपको क्या मिला था, लेक्चर बैक करके देखना, p थीटा की वैल्यू हमें मिली थी m r स्क्वायर थीटा डॉट। यहां से इस इक्वेशन से अगर मैं m थीटा डॉट की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, p थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो इस m थीटा डॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, p थीटा अपॉन p थीटा अपॉन r स्क्वायर, और वो रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन अपन को मिल जाएगी। ओके, सो पी आर हमारे पास यहाँ से हो गया। ऑल्सो डी आर जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, डी आर को अपन क्या लिख सकते हैं, डी आर डिवाइड कर दो डी थीटा से, मल्टीप्लाई कर दो डी थीटा से, लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये वाला रिलेशन तो बहुत ईजी है समझने के लिए।
तो अब अगर अपन पी आर डी आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इस इक्वेशन को, सपोज ए इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वेशन बी, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, पी आर डी आर। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया पी आर डी आर, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो मल्टीप्लाई करती हूँ एक बार, पी थीटा अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाय डी थीटा, ये तो इक्वेशन ए से मिला है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आर बाय डी थीटा और साथ में डी थीटा, ये सेकंड इक्वेशन से। तो इसमें से पी थीटा बाहर निकाल लो, वो यहाँ पर आ जाएगा, डी थीटा भी बाहर निकाल लो, वो यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर क्या बचा है, आर का स्क्वायर, तो ये 1 बाय आर का स्क्वायर, और डी आर बाय डी थीटा, डी आर बाय डी थीटा, तो डी आर बाय डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमेशा हमें मिल गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 से ये कह रहा है कि इक्वेशन 7 से आप वैल्यू पुट कर दीजिए जो बीच में आपने स्क्वायर लिया है उसकी। तो इक्वेशन 7 को ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 7 से ये रहा पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, करेक्ट। तो ये वाली वैल्यू जो है ये उठा के कहाँ पे रखनी है, यहाँ पे रखनी है। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, जो आप खुद कर लेना, केवल वैल्यू पुट की है यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। तो इंटीग्रल हमारा क्या बनता है, राइट हमारा इंटीग्रल अब क्या बनेगा, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा क्या बनता है, इंटीग्रेशन में हमारे पास था पी आर डी आर इज इक्वल्स टू एन आर एच, ये था। तो पी आर डी आर की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू पूरी आ जाएगी। अब हम जानते हैं पी थीटा तो कांस्टेंट है, तो पी थीटा तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और बाकी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपका अंदर आ जाएगा, पूरा अंदर आ जाएगा। रख दिया अंदर, राइट हैंड साइड में एनआरएच आ गया हमारे पास। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, इसलिए आप इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्टली याद रखिए। द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल, डिफाइनेट इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू आती है ये लिमिट पुट करने के बाद में, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक जाएगी, तो ये वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे, पुट करने से हमें ये वैल्यू मिलेगी, राइट हैंड साइड में हमारे पास ये है। लेकिन पी थीटा की वैल्यू, लेक्चर को बैक करके देखना, पी थीटा हम निकाल चुके हैं, हमारे पास आया था ना L इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, उसी तरह से इस वीडियो में बैक करके देखना, इसी वीडियो में बैक करके देखना, के एच अपॉन 2 पाई आया था, पी थीटा हम निकाल चुके थे। तो पी थीटा की ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब बस इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस k को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए nr के नीचे, तो nr के नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट वाले टर्म जो है वो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगी। इसके बाद इस -1 को राइट हैंड साइड में भेजिए, तो ये +1 हो जाएगा, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद k को एलसीएम ले लीजिएगा, k को एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगी। उसके बाद इनवर्स कर दीजिए, दोनों साइड में रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये भी ऊपर चला जाएगा और ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि इलिप्स के लिए एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है, रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी बाय ए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, इसकी जगह आप रख सकते हैं बी बाय ए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बाय ए आ जाएगा। तो बी बाय ए इज इक्वल्स टू के अपॉन एन आर प्लस के हो जाएगा हमारे पास। एन आर और के इंटीजर है, ठीक है, तो एन आर और के अगर किसी एक इंटीजर के अंदर अगर कोई दूसरा इंटीजर अपन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नया इंटीजर ही मिलेगा। तो एनआर भी इंटीजर है और के भी इंटीजर है, तो दोनों को मिला के एक नया इंटीजर बोल देते हैं एन। सोमरफील्ड ने बोला कि इस एन को बोलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर टोटल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये रेडियल और एजिमुथल क्वांटम नंबर का टोटल है, इसलिए इसका नाम रखा है प्रिंसिपल या फिर टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एजिमुथल, सोमरफील्ड पोस्टुलेटेड, ये सोमरफील्ड ने बोला था कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है उसको हम 0 नहीं रख सकते, उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि देखो अगर k इक्वल टू 0 हो जाता है तो आपका b 0 आएगा, आप देख लेना, अगर k इक्वल टू 0 आता है तो b इक्वल टू 0 आएगा, और इलिप्स वुड बिकम अ स्ट्रेट लाइन थ्रू फोकस, तो स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। तो k इक्वल टू 0 पर नहीं रखेंगे, मैं भी बता देती हूँ, k इक्वल टू 0 होने से b इक्वल टू 0 हो जाता है और शेप इलिप्स कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए, अगर k इक्वल टू 0 कर दिया, यहीं पर 0 रख दिया, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, और b 0 रखने से आपका जो इलिप्स का शेप है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाली पूरी ज्योमेट्री रिपीट मैं नहीं करूंगी, आप करके देख लेना इसको। तो k की वैल्यू क्या शुरू होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन जो nr है, nr के 0 होने से b 0 नहीं हो रहा है, इसलिए nr की जो वैल्यू है वो 0 से शुरू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है, कि एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन रेडियल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट होगा। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n जो है वो टोटल है nr और k का,
तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है n की वैल्यू 1 से लेके कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि n जो था वो nr प्लस k है, n की मिनिमम वैल्यू लेते हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि n की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 से शुरू होके फिर वो कितना तक भी जा सकता है जहां तक इंटीजर जाएगा। ओके, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n द k कैन अज्यूम ओनली द वैल्यूज, क्योंकि हमने देख लिया कि जो k है उस k की वैल्यू कितनी तक जा सकती है, k की वैल्यू आपके पास 1 2 3 से लेके n तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखिए n इज इक्वल्स टू nr प्लस k हो सकता है, तो k की जो वैल्यू है, nr की वैल्यू अगर मिनिमम हो, nr की वैल्यू अपने पास मिनिमम हो तो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में k इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास में n आ रहा है, तो k की वैल्यू कितनी तक जा सकती है n के तक जा सकती है, तो k इज इक्वल्स टू 1 2 3, या फिर मैक्सिमम वैल्यू इसकी कहाँ तक जा सकती है n तक ही जा सकती है। सो जो आपको रिलेशन मिला था b बाय a इज इक्वल्स टू k अपॉन एन आर प्लस के, एन आर प्लस के को हमने क्या बोल दिया था n बोल दिया था, तो ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, सो दिस इज द क्वांटम कंडीशन फॉर इलिप्टिक ऑर्बिट, ये इलिप्टिक ऑर्बिट की कंडीशन होती है। आउट ऑफ ऑल द क्लासिकल पॉसिबल इलिप्सेस द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द रेशियो ऑफ माइनर टू द मेजर एक्सिस इज द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। ये कहना चाह रहे हैं कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ भी बहुत सारे इलिप्स बन सकते हैं, लेकिन सारे इलिप्स में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन इलिप्स में रहेगा जिनके लिए ये कंडीशन फुलफिल हो, यानी कि जिनके लिए सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस का जो रेशियो हो वो दो इंटीजर के रेशियो के इक्वल आए। अगर b बाय a की वैल्यू किसी इलिप्स के लिए 1.5 आ जाएगी तो उस इलिप्स पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन b बाय a की वैल्यू मान लीजिए 3 आ जाती है या 4 आ जाती है, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर का रेशियो आ जाता है, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ओके, नाउ दिस क्वांटाइज द साइज एंड शेप, ये एक्चुअली b और a जो है वो शेप को और साइज को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने उसको इंटीजर के इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, उसका क्वांटाइजेशन कर दिया, तो यहाँ पर साइज और शेप का क्वांटाइजेशन हो चुका है इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। अब हम टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ऑर्बिट के अंदर। टोटल एनर्जी हमारे पास होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और क्लासिकल मैकेनिक्स में पिछले सेमेस्टर के क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रांजियन वाला टॉपिक देखिएगा, उसमें पोलर कोऑर्डिनेट में जो टोटल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, राइट, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास k q1 q2 अपॉन r से है, k q1 q2 अपॉन r है, यहाँ पे k तो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 है ze, q2 है e और r है ये, k q1 q2 अपॉन r पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और क्योंकि अट्रैक्शन है तो यहाँ पर माइनस में अपन ने लिया है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डेरिवेशन मैंने करवा रखा है, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होती है, ये वाली क्यों होती है, इसका डेरिवेशन अच्छे से करवा रखा है, डेरिवेशन करवाया है 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर से, x को लिया था r cos थीटा और y को लिया था r sin थीटा, वहां से ये आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ तो हमारे पास एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन हम यूजिंग 4 एंड 5, पोटेंशियल एनर्जी तो एज इट इज है, काइनेटिक को हम क्या रख सकते हैं, काइनेटिक को हम जानते हैं कि जो पी आर है वो था एम आर डॉट, तो आर डॉट की वैल्यू कितनी है पी आर अपॉन एम, तो इस आर डॉट की जगह रखेंगे पी आर अपॉन एम, तो पी आर स्क्वायर आ जाएगा और एम बाहर आ जाएगा, 1/2 एम आपके पास है, और ध्यान रखिएगा आर डॉट का स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ से आर डॉट की जो वैल्यू मिलेगी आर डॉट स्क्वायर की मिलेगी पी आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर तो अंदर आ गया, एम स्क्वायर नीचे आएगा, ऑलरेडी एक एम ऊपर है तो एक एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली जो पी थीटा है वो आपके पास मिला था एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, करेक्ट, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे सबसे पहले थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे, करेक्ट, थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर, उसके बाद थीटा डॉट का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करके यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप कर लेना, आपके पास आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, तो टोटल एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगी। अगेन यूजिंग इक्वेशन 8, अब इक्वेशन 8 को यूज करना का मतलब है बड़ी समस्या है। ओके, पी आर और पी थीटा की वैल्यू रखनी है यूजिंग इक्वेशन 8, तो एक बार देख लेते हैं इक्वेशन 8 क्या है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं है। ओके, इक्वेशन 8 को देख लीजिए एक बार, यस, पी आर को एलिमिनेट कर सकते हैं, अभी पी थीटा को एलिमिनेट कर सकते हैं, वो देखना पड़ेगा, ये रहा, ये इक्वेशन 8 देख लीजिए एक बार, ये रिलेशन है, पी आर की जो वैल्यू है वो पी थीटा 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा है, तो पी आर की वैल्यू जो है पी थीटा के टर्म्स में अपन रख देते हैं, ठीक है, पी आर की वैल्यू जो है वो अपन पी थीटा के टर्म्स में रख देते हैं, तो रख दिया,
ये पी आर की वैल्यू अपन रख देते हैं यहाँ पर पी थीटा 1/r² dr/d थीटा, जो भी ऊपर से आपको मिला है वो पी आर की वैल्यू रखिए। कॉमन जो टर्म आ रहे हैं लीजिए, तो अपने पास बन जाएगा ये, और यू अभी तक ये का यही है। यहाँ से अब अपन क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इसको इधर लेके आओ ई के साइड में। ओके, अब ये वाला जो है ये मैं नहीं कर रही हूँ, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकालनी है, मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ये सिंपल मैथ्स है और अब आप एमएससी के बच्चे हो तो प्रोबेबली यू कैन डू इट। मेरे पास जगह नहीं है और अलग से पेपर में मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे ज़्यादा याद, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस इस पूरे को इस पूरे को आप लेके जाओगे इधर, तो ये ई के साथ प्लस में आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से लेके जाना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इस +1 को दूसरी साइड में लेके जाना, तो वो -1 हो जाएगा। तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ये पूरा टर्म इजीली मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 से एक्चुअल में इफ यू रिमेंबर हमें ये टर्म मिला था 1/r = 1/a एप्सिलॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर, शायद ये इलिप्स की कॉनिक इक्वेशन मिली थी। तो यहाँ से अगर रिलेशन निकालेंगे, एक मिनट में ये देख लेती हूँ एक बार, सॉरी ये वाला है इक्वेशन, यहाँ से ये इक्वेशन है ना, यहाँ से ये इक्वेशन देख लीजिए आप, ये वाला, इस इक्वेशन से थोड़ा सा अपन ने क्या किया है, रीअरेंज किया है, वो आप यहाँ पे देख लेना। लेट मी शो यू, यस, ये वाला नहीं था, ये गलत है जो अभी दिखा है वहां से। तो वहां से आप रिलेशन निकालने का 1 माइनस एप्सिलॉन कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये वाला टर्म। ओके, तो यहाँ तक अपन आ चुके हैं। आई नो अभी तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलिए हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, इसको ले जाइए राइट हैंड साइड में, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये जो ए वाला पार्ट है ये आ जाएगा 1 के माइनस में, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एप्सिलॉन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पूरे को एप्सिलॉन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला रिलेशन हम लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, और एप्सिलॉन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये वाली जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे। आ गई हमारे पास यहाँ तक रिलेशन, कोई इशू नहीं है अभी तक। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो इसका स्क्वायर रखा हुआ है यहाँ पे पूरा। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस 2a, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें करना पड़ेगा। तो इसको ओपन करना है और फिर 3 टर्म आएंगे, ठीक है। वो 3 टर्म लेके आप इसको सॉल्व कर लेना, ये टर्म आपको मिल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है कुल मिला के, और कुछ नहीं करना। ओके, और राइट इधर हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसके बाद में, तो यहाँ पे हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड में एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की तो ये वैल्यू आ गई। नाउ रिमेंबर दिस वैल्यू, ओके, थोड़ी देर के लिए इसको याद रखना। अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं, नए से है, बिल्कुल नए से है, और मत करो, बस इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो हम यहाँ से पुट कर देंगे, करेक्ट। तो यानी कि ये वाला वैल्यू, अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, वो एप्सिलॉन जो है वो माइनस का हो जाएगा और 1 जो प्लस का आ जाएगा। बाकी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एज इट इज है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो इस कर्ली ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसकी वैल्यू के लिए आप याद रखिए ये वाली चीज, शुरुआत में हमारे पास ये वाला एक रिलेशन आया था, वीडियो बैक करके देखना मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये वाली वैल्यू आएगी, और अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। पर जो अपन को वैल्यू चाहिए वो डिनोमिनेटर में चाहिए, तो 1 अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का स्क्वायर चाहिए, तो इसका बिल्कुल उल्टा करना पड़ेगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है वो हम क्या रखेंगे, 1 माइनस एप्सिलॉन कॉस थीटा का स्क्वायर उसकी जगह। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह ये आ गई वैल्यू जो मैंने अभी निकाली थी, करेक्ट। तो इस वाली और ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी किसकी है, इसकी है, डिनोमिनेटर की, और ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, न्यूमरेटर की। अब आपको क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगी क्योंकि टर्म्स कैंसिल आउट होगी, काफी सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, सारे टर्म से मल्टीप्लाई करो
और मल्टीप्लाई करने के बाद काफी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग आपके पास ये 3 टर्म बचेगी बस, वो आप करके देख लेना, खुद करके देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 7 में कहाँ रखेंगे इसकी वैल्यू, तो इक्वेशन 7 में हमें इस ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं मिलेगा, जिसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन 7 पे चलते हैं। 9, ये रही 7, देखो हमने अभी जो वैल्यू निकाली है वो किसकी निकाली है, हमने जो वैल्यू निकाली है अभी इसकी निकाली है, करेक्ट। इसकी जगह जो वैल्यू हमने निकाली है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यही रहेगा, राइट हैंड साइड में इसकी जो वैल्यू हमने निकाली है अभी वो पुट करेंगे। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखिए ओके ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में वही वैल्यू है इक्वेशन 7 से, राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। दिस इज आइडेंटिकल विद इक्वेशन 11, वो अभी अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड वी कैन कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर एंड आर इन दीज टू इक्वेशन, देन वी हैव। अब हमारे पास इक्वेशन 11 से इसको कंपेयर करना है, तो इक्वेशन 11 पे चलते हैं। इक्वेशन 11 ये रहा, यस, क्योंकि ध्यान से आप देख लीजिए इक्वेशन 11 के लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल सेम है। ओके, इक्वेशन 11 ये रहा। तो अभी जो इक्वेशन मिली है उसमें एलएचएस हमारे पास यही है। तो राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है, ये आर स्क्वायर का और आर का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा है, क्योंकि बीच में भी -1 है, दोनों साइड में -1 है। अभी जो इक्वेशन दिखाई आपको उसमें भी -1 है, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी इक्वल होंगे। तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट और आर का कोफिशिएंट भी हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी बिल्कुल इक्वल है और बीच वाला पार्ट भी बिल्कुल इक्वल है। तो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट और आर का कोफिशिएंट आप दोनों में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो तो ये रहा, और अभी जो इक्वेशन 11 आपको दिखाई उसमें आर स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला था। सिमिलरली आर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, ये वाला पार्ट है। और अभी जो इक्वेशन आपको दिखाई उसमें आर का वो जो कोफिशिएंट था वो ये वाला था, और बीच में जो -1 है वो -1 है ही। तो ये दो रिलेशन हमें यहाँ से मिल गए हैं। ओके, इस रिलेशन के बाद में हम जानते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कितना होता है, बी बाय ए होता है फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से अगर दोनों साइड में स्क्वायर करें तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो लास्ट की जो दो इक्वेशन है उसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी जगह रख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसकी जगह भी रख देते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हम बी स्क्वायर बाय स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर वाली इक्वेशन में तो मिल जाएगा आपको ये। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन में भी रखोगे तो आपको मिल जाएगा ये रिलेशन। ओके, ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 12 बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 13। मतलब जो इक्वेशन नंबर 12 है इसको डिवाइड करना है इसके इस स्क्वायर से। तो इसको मतलब कुल मिला के ये करना है अपन को, 2me अपॉन पी थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है इसके स्क्वायर से, स्क्वायर का मतलब एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट पी थीटा स्क्वायर का स्क्वायर, इसके स्क्वायर से बाय द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 13। और इधर इसका एक लेना है 2a अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये करना है अपन को, जो कि आप कर लेना। कुल मिला के कह रहा ना, इक्वेशन 12 लो, उसको डिवाइड करो इक्वेशन 13 के स्क्वायर से। तो सबसे पहले इक्वेशन 13 का स्क्वायर करना है और इक्वेशन 12 से डिवाइड कर दो, जो डिवाइड आप कर लेना आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके केवल ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये। और अब पी थीटा की वैल्यू हम जानते हैं, पी थीटा कितना था, के एच बाय 2 पाई था बाय इक्वेशन 3, और बी बाय ए इज इक्वल टू था के बाय एन, किसकी, सोमरफील्ड की कंडीशन से, बाय इक्वेशन नंबर 10, जो कि वीडियो पे करके देख लेना, मिल जाएगा। तो पी थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे के एच अपॉन 2 पाई, साथ ही साथ में ये रहा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, इसकी जगह आप रखेंगे के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये दो रखेंगे और सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास ये, जो कि वही इक्वेशन है जो बोर के सर्कुलर ऑर्बिट की एनर्जी आती है। इसका मतलब सोमरफील्ड का ये जो इलिप्टिकल वाला, सोमरफील्ड ने तो इलिप्स से किया था, इलिप्स से भी एनर्जी आपको सेम वही मिली है जो बोर से मिली है। दैट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्टिल डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एजिमुथल क्वांटम नंबर k। तो रिलेशन हमें जो मिला है वो सेम टू सेम मिला है। ओके, साइज एंड शेप ऑफ सोमरफील्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।